नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज RO का सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे और वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, इसलिए वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं, यानी कि 3 नाटक हैं। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। ये 3 नाटक हर्षवर्धन के। गोपाल जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। और नंदीवर्मन पल्लवमल भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, यानी कि बी और डी ऑप्शन चौथा सही है, बी और डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो नासरुद्दीन खुसरो शाह, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, इसीलिए इसके शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था, और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना या विशेष सेना का गठन किया था। विशेष सेना का गठन किया था और इसने बलबन के द्वारा जो उत्तर और पश्चिमी सीमा थी, वहां बलबन ने किला बनवाया था, उसकी मरम्मत करवाई थी। किले की मरम्मत करवाई थी और प्रत्येक किले में अस्थाई रूप से सेना को रखा था। इसी के शासनकाल में मंगोल का आक्रमण हुआ। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ने के उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। ये बात सही है। भारत गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। ये भी बात सही कि उत्तर प्रदेश भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। ये बात गलत है। उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में
दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चावल उत्पादन में पश्चिमी बंगाल है। तो पहला और दूसरा 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन डी 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, आम उत्पादन में, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गेहूं, गन्ना, आलू, आम, दूध, इनमें प्रथम स्थान पर भारत में उत्तर प्रदेश है उत्पादन में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची को सुमेलित कीजिए। मेरठ, जो मेरठ है, मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। जेबी कृपलानी ने की थी। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। इसकी अध्यक्षता मजूमदार ने की थी। मजूमदार ने की थी। अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। कांग्रेस का एकीकरण हुआ था किसके सहयोग से? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बनारस के 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और इसी अधिवेशन में राजस्व, जो स्वराज प्रस्ताव है, स्वराज मिटा लेते हैं। इसी अधिवेशन में स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया। स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जल विहार का मेला बुंदेलखंड में होता है, ये बात सही है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में होता है, यानी कि जो बटेश्वर मेला है ये आगरा में होता है, ये भी बात सही है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में होता है, ये बात गलत है। जो बलदेव छठ का मेला है ये फरीदाबाद हरियाणा में होता है। फरीदाबाद हरियाणा में होता है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में होता है, ये भी बात सही है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में शुक्रताल का मेला होता है। तो हमें सुमेलित नहीं अर्थात गलत को छांटना है, तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? हम इसको मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। ये उत्तर प्रदेश है और ये नेपाल को मान लेते हैं। ये नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इधर पश्चिम है और इधर पूरब। हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जानेंगे।
तो सबसे पश्चिम में नेपाल से उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला सीमा साझा करता है। इसके बाद लखीमपुर खीरी है और इसके बाद बहराइच है, फिर इसके बाद श्रावस्ती है और इसके बाद श्रावस्ती के बाद बलरामपुर है और बलरामपुर के बाद यहाँ पर सिद्धार्थनगर है और सिद्धार्थनगर के बाद यहाँ पर महाराजगंज है। ये 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। सबसे पश्चिम में पीलीभीत जिला सीमा साझा करता है और सबसे पूर्व में महाराजगंज नेपाल से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करता है। भारत की सीमा नेपाल से लगती है, यानी कि भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। बलरामपुर सीमा साझा करता है, श्रावस्ती ये भी सीमा साझा करता है, लखीमपुर खीरी ये भी सीमा साझा करता है, कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता है नेपाल से। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ये नौचंदी का मेला है जो मेरठ जिले में लगता है, उत्तर प्रदेश में। मेरठ में लगता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर हिंदू एवं मुसलमान दोनों आते हैं। मुसलमान दोनों मेला देखने आते हैं। फूलडोल का मेला ये शाहपुरा में लगता है। शाहपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। ये फूलडोल का मेला यहाँ पर लगता है। और बटेश्वर मेला ये आगरा में है। आगरा में लगता है बटेश्वर का मेला। तो ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? नागालैंड में जनजातीय जिलों की संख्या 11 है और मिजोरम में जनजातीय जिलों की संख्या 8 है। मेघालय में भी 11 जनजातीय जिले हैं और मणिपुर में जनजातीय जिलों की संख्या 9 है। अब जो नागालैंड है यहाँ भी 11 जिले हैं जनजातीय वाले और मेघालय है यहाँ भी 11 जिले हैं। तो इसमें आयोग ने नागालैंड को माना था। ऑप्शन ये सही माना था। हालांकि नागालैंड और मेघालय इन दोनों राज्यों में 11-11 जनजातीय जिले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें का ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? विश्व में 36 हॉटस्पॉट और भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। ये 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र, दूसरा हिमालय क्षेत्र, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तीसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र और चौथा है सुडालैंड। ये भारत में 4 हॉटस्पॉट है। ये जो पश्चिमी घाट है ये महाराष्ट्र और गोवा के तट से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के तट से लेकर, हालांकि गुजरात भी शामिल है इसमें थोड़ा बहुत, तो गुजरात से लेकर ये कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट है। ये पहला हॉटस्पॉट है। और दूसरा हॉटस्पॉट यहाँ भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है यहाँ पर इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है। और जो पूर्वोत्तर हिमालय है तो हिमालयी क्षेत्र वाला हॉटस्पॉट है। और सुडालैंड जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो सुडालैंड वाला है। यानी कि पश्चिमी घाट वाला गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। जो हिमालय क्षेत्र है वो पूर्वोत्तर हिमालय है। और इंडो वर्मा क्षेत्र
भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है वहाँ पर है, और सुंडालैंड अंडमान निकोबार में है। ये 4 हॉटस्पॉट भारत में है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो अरावली है ये पर्वत श्रेणी है, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है, और ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक फैला है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात तक फैला है अरावली पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट, ये ऑप्शन बी सही है। पश्चिमी घाट क्या है? हॉट स्पॉट है। पूर्वी घाट ये हॉट स्पॉट नहीं है। सिंधु गंगा का मैदान ये मैदान। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार प्राप्त हुआ? 1997 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रयागराज के किले पर, यानी कि इलाहाबाद के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ। ये आल्हा है। लिखा है, उपयुक्त लोकोक्तियों का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो ये आल्हा से संबंधित है। आल्हा और उदल, आल्हा और उदल ये दोनों भाई थे। इनका जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था, वर्तमान महोबा में। ये चंदेल शासक के सेनापति थे। चंदेल शासक के सेनापति थे। और एक बार पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड क्षेत्र को जीतने के लिए महोबा पर आक्रमण किया था। उस समय महोबा का जो शासक था वो परमार्दिदेव था, और मंत्री आल्हा उदल थे। चंदेलों की जो राजधानी है, चंदेल की जो राजधानी है ये महोबा थी। चंदेल की राजधानी महोबा थी। एक है आल्हा खंड कविता, आल्हा खंड कविता, और आल्हा खंड के लेखक जगनिक। आल्हा खंड के लेखक जगनिक है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है? ये सोन नदी है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। और मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र से होते हुए ये बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। हिंडन नदी ये सहारनपुर में बहती है, और ये यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। जो शारदा नदी है, शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। और ये नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला है। पिथौरागढ़ जिला है। पिथौरागढ़ जिले से निकलती है, और उत्तराखंड और नेपाल के बीच, उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और बाराबंकी जिले में घाघरा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? घाघरा नदी में। तो एक गंडक जो नदी है ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। इसका विस्तार लगभग भारत के 43% भूमि भाग पर है, और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है सामान्यतया।
काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। का से काली मिट्टी, का से कपास का उत्पादन होता है और काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और मरुस्थलीय मिट्टी ये राजस्थान में पाई जाती है। तो एक में 2 और बी में 3, तो ये में 2, बी में 3 और सी में 4, तो सी में 4 हो गया और डी में 1, तो डी में 1 हो गया, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाइजर यानी कि रामतिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीज में तेल की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो 37 से 47% तेल की मात्रा रामतिल या नाइजर में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फसल चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊंट का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर चुनिए। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, ये बात गलत है। हमें फसल चक्र देखना है, तो फसल चक्र में ऐसा होता नहीं है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद हमें उथली जड़ों वाली फसलों को बोना चाहिए, ये बात सही है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, हाँ ये भी बात सही, ये बात सही है। पहली वाली गलत है और दूसरी वाली बात सही है कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल बोना चाहिए। तो केवल 2 सही है, केवल 2 यानी कि ऑप्शन बी सही है। फसल चक्र क्या होता है कि एक ही खेत में एक ही मौसम में फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। जैसे अधिक जल वाली फसल के बाद कम जल वाली फसल का बोना, गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल का बोना और अधिक खाद वाली फसल के बाद कम खाद वाली फसल का बोना और दलहनी फसलों के बाद जैसे जो अनाज वाली फसल होती है जैसे गेहूं, इनका बोना, ये फसल चक्र के अंतर्गत आता है, इसे फसल चक्र कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति पर, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति पर राज्यों के लिए जो राज्य सूची है उस पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? और अनुच्छेद 250 कहता है कि आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। और 249 कहता है कि जो राष्ट्रहित के विषय में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 252 कहता है कि 2 या 2 के अधिक राज्यों के सहमति पर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 कहता है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 कहता है कि आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो ऑप्शन डी सही है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों वाली बात हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? जो फखरुद्दीन अली अहमद है, ये भारत के 5वें राष्ट्रपति हैं। फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं।
और ये भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन डी सही है, नीलम संजीव रेड्डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल आयोजित करने के लिए कोरम क्या है, यानी कि गण पूर्ति क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, जो भी कम हो, ये बात गलत है। सदन की कुल सदस्य का आधा हिस्सा, ये भी बात गलत है। सदन की कुल सदस्य का 1/4 हिस्सा, ये भी बात गलत है, बहुत अधिक हो जाएगा। 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो, ये बात सही है। अनुच्छेद 189(3) कहता है कि 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो, तो गणपूर्ति होगी और इसे ही गणपूर्ति माना जाएगा और सदन की कार्यवाही चलेगी। यदि 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा से सदस्य कम होंगे तो सदन की कार्यवाही पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगित की जाएगी और जब कोरम पूरा होगा तभी कार्यवाही की शुरुआत होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? मैथिली भाषा या बोडो भाषा या डोंगरी भाषा या संथाली भाषा? ये जो भाषा 8वीं अनुसूची में 1993 में BDMS जोड़ी गई थी। BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी और इसमें है कि ये कौन सी भाषा नहीं सम्मिलित की गई थी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद और क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के जय हिंद, नमस्कार।